जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक धैर की डिस्ट्रिक्ट कोट किस्म पाकिस्तान से है और दोपहर के इस खूबसूरत पैर में सभी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे आप खुश होंगे और हमेशा अपने नेक मकसद नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे। और जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि हमारे हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हर उसी इंसान ज़ात को आपके सामने स्क्रीन पर लेके आएँ, मुतारिफ़ कराएँ, जिसके थ्रू आपको एक कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। हमारा मकसद यही होता है कि आप और हम किस तरह सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं हर मुमकिन यही कोशिश करता हूँ कि दुनिया के कोने में रहने वाले हर उसी इंसान को, चाहे वो शोबाए सहाफ़त से हो, शोबाए प्रोफेशन से हो, शोबाए किसी गवर्नमेंट की जॉब से हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या कौन सी भी जॉब करता हो या फिर इवन स्टूडेंट भी हो, तो उसको ले आने का एक ही मकसद है कि आप लोग सीख सकें और ये जानकारी हासिल कर सकें कि दुनिया में बसने वाले लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दिन रात कोशिशां हैं। तो आइए उन हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम है सोनू कुमार, जो बेसिकली बिहार इंडिया से है लेकिन इस वक्त यूरोप में रहता है और अपना पढ़ाई के सिलसिले में आया है। मजीद उनका तारुफ हम उनकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं सोनू कुमार को नमस्ते कहूँगा और अपने शो में शामिल होने पर मैं इसको वेलकम भी कहूँगा। सोनू जी नमस्ते, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? जी नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके साथ लाइव लाइव स्ट्रीम आने का ये अवसर दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं भारत के बिहार राज्य से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये नेपाल के बगल में है, मेरा घर नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक पड़ता है। मैं इन दिनों पीएचडी कर रहा हूँ और रिसर्च स्कॉलर हूँ एडम मिस्केविच यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फिजिक्स में। मैं यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई करता हूँ। ये पोज़नान पोलैंड में पड़ता है और मेरा कोलैबोरेशन है मेरे यूनिवर्सिटी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर नैनो स्ट्रक्चर फिजिक्स। तो इन दिनों मैं बर्लिन में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट मैक्स प्लांक सोसाइटी में हूँ और हाल-चाल भी बहुत अच्छा है, जैसा आपने कहा कि क्या हाल-चाल है, तो हाल-चाल अच्छा है। आप अपने बारे में बताएँ, पाकिस्तान की हालात बताएँ। जी सोनू जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना तारुफ कराया। अच्छा, मैं ये जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि आपकी बेसिक तालीम है वो बिहार से है, तो वो आपने कितनी तालीम हासिल की और फिर उसके बाद आपका जर्मनी कैसे आना हुआ? पहले आप अपना बिहार वाला एक्सपीरियंस बताएं, फिर हम जर्मनी वाला पूछेंगे। जी, मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। एक मेरा छोटा-सा गाँव है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। दरभंगा आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, एक छोटा-सा शहर है। वहाँ मैं गाँव में ही पला-बड़ा, गाँव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा कमतर करके आँका जाता है और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं शायद पाकिस्तान में भी ऐसा ही कल्चर होगा। तो मैं वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर वहाँ बीएससी कॉलेज से किया, फिर मास्टर्स किया और उसके बाद मैं अपना ढूँढने लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो मैंने प्रोफ़ेसर हैं जिनके अंदर मैं पीएचडी कर रहा हूँ इन दिनों। मुझे वो जिस टॉपिक पे काम कर रहे थे, उनका जो रिसर्च फ़ील्ड है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उनको फ़ॉलो कर रहा था बहुत दिनों से। तो मैंने फाइनली उनको मेल किया कि सर आई वांट टू वर्क अंडर यू एंड इफ यू हैव एनी such kind of project for me, please let me know and if there is any possibility of scholarship, तो मुझे वो भी बताया जाए कि कोई स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो इट वाज़ फॉर्च्यूनेट, ये एक संयोग था, भाग्य की बात थी कि उनके पास इन दोनों प्रोजेक्ट्स थे, जिन पे वो एक स्टूडेंट ढूँढ रहे थे जो उनके नीचे इस पे काम कर पाएँ। तो सैलरी भी उन्होंने उनके पास थी देने के लिए, अच्छी फंडिंग भी थी, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, रन किया, ऑनलाइन स्काइप पे हमने इंटरव्यू दिया हुआ था। और फिर मैं वो जिस तरह के स्टूडेंट को चाहते थे इस पे काम करने के लिए, उनको लगा कि आई एम कैपेबल इनफ फॉर दैट। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया सैलरी यहाँ पे पीएचडी करने के लिए। तो और फिर उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं यहाँ आ गया। बेसिकली मैं पोलैंड में ही रहता हूँ ज़्यादा दिनों। जर्मनी जिस इंस्टीट्यूट में मेरे डिवीज़न का नाम है नैनो स्ट्रक्चर डिवीज़न, जिसमें मैं काम करता हूँ या रिसर्च करता हूँ। तो उस नैनो स्ट्रक्चर डिवीज़न का मैक्स प्लैंक सोसाइटी ऑफ नैनो स्ट्रक्चर फिजिक्स से कोलैबोरेशन है, तो हम यहाँ जाते रहते हैं, वहाँ से साइंटिस्ट हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ये ऐसा ही चलता है। इसलिए मैं अभी इन दिनों जर्मनी में हूँ, वापस मैं चला जाऊँगा।
अच्छा सोनू जी, जब आप बिहार में पढ़ते थे तो आपका बचपन से ही ऐसे शौक था, या फिर आपके ऐसे क्लास फेलोज थे जिसके थ्रू आपको ये शौक हुआ कि मैं बैरून ममालिक जाके पढूं, या फिर आपका कैसे ये आइडियाज है, या किसी प्रोफेसर ने आपको एडवाइस दी? मैं जब बिहार में था तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो अमेरिका में या ब्रिटेन में पढ़ाई करते थे। और लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। तो मेरी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ना मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था या कुछ इस तरह की बात थी नहीं, तो मैं इस बारे में नहीं सोचता था या ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, कॉलेज में आया, तो फिर मैं लाइब्रेरी घूमना स्टार्ट किया, तो फिर बहुत सारे जर्नल्स मैंने देखे वहाँ, जिसमें स्टडी अब्रॉड के बारे में आर्टिकल्स आते रहते थे। तो मुझे वापस लगा कि आई कैन डू दिस वन, आई कैन गेन सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। तो फिर मैं उसी टाइम पे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी लोग नहीं बोलते हैं, ज़्यादा वो है नहीं। मैंने खुद से सीखना उसी टाइम से स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे अंग्रेजी सीखना है, विदाउट इंग्लिश आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इस बारे में, तो मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने पिछले साल अप्लाई किया हुआ था मास्टर्स के लिए 3-4 जगह, और मेरा एडमिशन भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं स्कॉलरशिप नहीं मिला था, नहीं तो मैं इससे पहले भी यहाँ आ जाता। यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली। हाँ, प्रोफेसर्स जो मेरे थे उनके, क्योंकि मैं 2 ऐसे प्रोफेसर्स को जानता था, जिनमें से एक के जो पुत्र हैं, लड़का जो है वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, वापस आ गए। और एक और थे जो फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक प्रोफेसर जो यूएसए में है। तो मैंने इन लोगों से बात किया, लेकिन उससे पहले मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे यहाँ पे आना है और मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने सोचा के लिए कि वहाँ की स्थिति क्या है, एनवायरनमेंट कैसे हैं, किस तरह की, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ इस बात की चर्चा होती है कि रेसिज्म हो सकता है, या फिर मैं वहाँ से ब्राउन हूँ, वहाँ पे व्हाइट कंटिनेंट है, इस तरह की समस्या ना हो, लैंग्वेज को लेकर के इस तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर के उन लोगों से बातचीत किए हुआ था। बाद में मेरा, जब मैं सेमिनार्स अटेंड करना स्टार्ट किया, अलग-अलग वर्कशॉप में गया, तो मुझे कुछ और ऐसे प्रोफेसर से मिलने की अपॉर्च्युनिटी मिला, जो पढ़ाई कर चुके थे, पोस्ट डॉक कर रहे थे। एक फ्रांस से किए हुए थे, एक यूएसए से थे, एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से थे। ही वाज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और मुझे उनसे बातचीत करने में मुझे लगा कि आई एम ऑनर्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। तो फिर इन लोगों से बात करके मैंने कुछ आइडिया लिया, और फिर मुझे लगा कि इट कुड बी सम डिसीजन व्हाट कैन चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। And I really believe that this decision has changed my life completely, and now I feel better. अच्छा सोनू जी, ये बताएं, जब आप बिहार से यहाँ पर जर्मनी आए तो उसका पहले आपको कोई प्रोसीजर मालूम था, या फिर कैसे मालूम किया, उस प्रोसीजर को आपने कैसे फॉलो किया, कौन सी मुश्किलात आई, थोड़ा सा ये नाजरीन को बता दें। जी, इसके लिए सबसे अच्छी सजेशन मैं ये दूंगा कि वो इंटरनेट को विजिट करें। वो सबसे अच्छी जगह है जानकारियां हासिल करने के लिए। आप अलग-अलग वेबसाइट्स को देखेंगे, क्योंकि हर जगह के प्रोसीजर्स अलग होते हैं। मैं सिर्फ पोलैंड की बात करूं, तो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर्स अलग-अलग होते हैं। इन कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कॉमन है, वो ये है कि अगर आपको एडमिशन लेना है सितंबर इनटेक में, तो आपको 1 साल पहले से तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। For that you needed to at beginning you just needed to complete your documents। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सारी चीज़ों की, जैसे आप मास्टर्स के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो ये क्लियर है कि आपको बैचलर्स का डिग्री होना चाहिए। पेपर आपके लीगलाइज्ड होने चाहिए। पेपर को लीगलाइज्ड करवाना पड़ता है। शायद पाकिस्तान उस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो जो लोग पाकिस्तान से होंगे, जो शायद पाकिस्तान से जाना चाह रहे होंगे, उनको उस कंट्री की एम्बेसी से में जाकर के एम्बेसी में अपने पेपर्स दे करके लीगलाइज़ करवाने पड़ेंगे। लेकिन भारत उस कन्वेंशन का हिस्सा रहा है, उस ट्रीटी का, तो भारत के जो, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भेजना पड़ता है डॉक्यूमेंट, और फिर वहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ होकर के आते हैं। पाकिस्तान में ये अलग हो सकता है, तो इंटरनेट विज़िट करके आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मेल से अपने एप्लीकेशंस मँगवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है।
अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एक पहले से स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम होता है। स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का टॉपिक लिखा हुआ है पीएचडी का कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि हमारा गोल इस तरीके से है रिसर्च करने का। और फिर अगर आपको लगता है कि आप उसमें फिट है तो आप जो रिलेवेंट पर्सन है उस प्रोग्राम के डायरेक्टर है या उस प्रोग्राम के हेड है या जिनको फंड मिला हुआ है आप उनको पर्सनली मेल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने ये किया, अपना सीवी आप दे सकते हैं, आप अपने पब्लिकेशंस उनसे शेयर कर सकते हैं कि हमने पहले इस टॉपिक पे इस तरह के पेपर्स लिखे हैं जो पब्लिश हुए हैं। और फिर अगर वो आपसे इम्प्रेस होते हैं तो इनफैक्ट इंटरव्यू अधिकतर केस में आपको पीएचडी के लिए देना ही पड़ता है। यू यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू, इंटरव्यू आपको देना है। और मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी के बहुत सारी यूनिवर्सिटी शायद मेल से भी मंगवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एप्लीकेशन पोर्टल है, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, पिक्चर्स, पासपोर्ट की कॉपीज और ये सारे करने के बाद वो और शायद एक छोटा सा एप्लीकेशन फी भी होता है। जहाँ तक जर्मनी की बात है, मैंने जर्मनी में देखा है कि वहां पे एक यूनि असिस्ट करके एक फादर फादर इंस्टीट्यूट आप उसको बोल सकते हैं या मदर इंस्टीट्यूट, यानी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो विया यूनी असिस्ट आपका एप्लीकेशन देती है। अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, हैम्बर्ग में या लुडविग मैक्सिमिलियन या बर्लिन, म्यूनिख या कहीं भी, तो आपको वाया यूनी असिस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यूनी असिस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, सब कुछ देखेगी और फिर लेगी। लेकिन ये भी वहां पे भी डिपेंड करता है कि सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं करती हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है वो इंडिविजुअली आपसे बोलेगी कि आप डॉक्यूमेंट हम हमारे पास भेजे पर्सनली। और वहां भी उनकी एडमिशन की जो एजेंसी होती है वो नहीं चेक करके पार्टिकुलर फैकल्टी चेक करती है, जिस फैकल्टी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ। मैंने हाल ही में अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज को वाया पोस्ट भी भेजे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाया पोस्ट भी मंगवाती है, आपको वाया पोस्ट भी भेजना पड़ता है। तो द बेस्ट suggestion from me is that just visit the internet, just go on the website of particular institute where you want to uh, try to try to collect as much information as you can। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमेशा आपकी सहायता करती है। कोरा जैसी वेबसाइट्स हैं उस पे भी आप जानकारियां ले सकते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ द एजेंट्स। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी एजेंट के जाल में ना फंसे, क्योंकि ये सब जो होती है वो झूठी बातें होती है। मुझे पता नहीं कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया या यूके जाते हैं लोग तो वहां पे बहुत मोटी सी फी उनको जमा करना पड़ता है, तो हो सकता है वहां यूनिवर्सिटीज अपने एजेंट्स को रखते हो, लेकिन यूरोप के केस में ऐसा नहीं है। अम, आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छी सी बात ये है, पता नहीं भारत में तो ईमेल का रिस्पांस उतना जल्दी नहीं आता है, बहुत कम जगहों से आता है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान में आता है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है, वहां भी तुरंत रिप्लाई आता है ईमेल का या नहीं। लेकिन यहाँ आप किसी भी पार्टिकुलर अथॉरिटी को मेल करेंगे किसी चीज की जानकारी के लिए तो आपको विद इन 1 डे टू 2 डेज वो आपको मेल का रिप्लाई करेंगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन समझ में आ रही है कि यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट और यू आर स्टिल फील कंफ्यूज विद एनी काइंड ऑफ problem, then you can just directly mail to them. You can mail to a relevant authority and they will reply. Even the authority is not the relevant, you have by mistake you have or you have no idea and you had sent the mail to someone else हम्म। what is not responsible for that, they will बिल्कुल। forward your mail to the concerned department, otherwise they will forward you the mail id of that concerned department, please try to contact them and you will get the correct answer। तो ये इस तरह की बातें हैं। प्रोसीजर थोड़ी सी है कि आपको कहीं कहीं लगेगा कि परेशानी हो रही है, लेकिन आप पहले से तैयार रहेंगे और सारी जानकारियां रखेंगे तो ये उतनी परेशान करने वाली बात नहीं। अच्छा सनुज जी, आपको कितना पीरियड लग गया, मतलब आपको मेंटेनेंस करने में, टेस्ट देने में या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में, तो कितने दिन का प्रोसीजर था? उसके बाद कब आपको कंफर्म किया गया कि आप आ सकते हैं एज अ स्कॉलरशिप पे? जी, ऐसा है कि मैंने अपने प्रोफेसर को मेल किया हुआ था, अपना सीवी उनको भेजा हुआ था, फिर उन्होंने 1 वीक के अंदर मुझे उन्होंने कहा कि वो मेरा बाकी का डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, मुझे उसकी कॉपी साथ में मेल करना है सीवी के अलावा। मैंने पहले सिर्फ सीवी उनको भेजे हुआ था, दिस इज माय सीवी। तो मैंने अपनी डिग्री के जो कॉपीज थे मैंने उनको मेल किया
उन्होंने सब कुछ चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाने पड़ेंगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ नहीं थे। तो फिर ये लीगलाइज़ करने की जो प्रोसेस भारत में है, वो 2 स्टेप्स में है। पहले स्टेप कि सारी जगह अपना-अपना स्टेट बोर्ड है। अब भारत में जितने स्टेट हैं, वहाँ एक तो सीबीएसई है, जो सेंट्रल बोर्ड है, जो पूरे भारत में अपने स्कूल्स को रन करती है। और दूसरा है जिसको स्टेट बोर्ड बोलते हैं। जैसे बिहार में मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं सीबीएसई से भी पढ़ सकता हूँ और बिहार बोर्ड से भी पढ़ सकता हूँ। तो मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ था, बिहार बोर्ड से। सारे सारे स्टेट में उनकी अलग-अलग बोर्ड्स होती है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड, जस्ट लाइक। मैं बिहार बोर्ड से था, तो फिर तो स्कूल की कॉपीज़ उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। मेनली मुझे यूनिवर्सिटी का भेजना था और कॉलेज का भेजना था। तो भी यहाँ पे 2 है, एक स्टेट ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें आपको स्टेट की जो अथॉरिटी है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और फिर वो स्टेट वेरीफाई करता है, वो जो एजेंसी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस यूनिवर्सिटी भेजेगी वाया पोस्ट, और यूनिवर्सिटी से वो क्लैरिफिकेशन लेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या सही नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको अपोस्टाइल करके भेज देता है वापस स्टेट में, तो फिर वहां से स्टेट आपको ऑथराइज कर देगा कि योर डॉक्यूमेंट इज फाइन। फिर वहां से करवाने के बाद फिर आपको जाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अ, विदेश मंत्रालय में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो वो आप वहाँ डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। कुछ एजेंसीज़ है जिसको विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस दिया हुआ है, आप वहाँ उनको भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स। वो फिर वहाँ से स्टेट से ऑथेंटिकेटेड है, तो विदेश मंत्रालय समय नहीं लेता है, वो 1 दिन में वहाँ से ऑथेंटिकेट करके आपको वापस दे देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में भारत में आप स्टेट लीगलाइज़ेशन और फिर नेशनल ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं, तो उसमें कम से कम 1 से डेढ़ महीने लगते हैं। क्योंकि अच्छा सोनू जी, जी जी जी। जी कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। और उसके बाद फिर ये सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपने केस के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैंने उनको सारे लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स भेजे। फिर उन्होंने, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू कैरी कर लिया कि ओके, आई होप दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, यू कैन लीगलाइज दैट, इट विल जस्ट टेक सम टाइम, बट बिफोर ऑफ दैट आई वांट टू टेस्ट योर नॉलेज एंड कैपेबिलिटी टू वर्क विद अस फॉर दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप हमारे साथ इस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं कि नहीं। सो फॉर दैट उन्होंने मुझे एक टाइम दिया कि इस टाइम पे, इस समय पे आपको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। तो जनरली उस इंटरव्यू में एक तो फैकल्टी के डीन होते हैं या डीन के कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि बिना डीन की सहमति के आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो मायने नहीं रखता है। तो फैकल्टी के डीन होते हैं। फिर आप जिस डिवीजन में, जैसे मैं नैनो स्ट्रक्चर डिवीजन में हूँ, तो आप जिस डिवीजन में पीएचडी करना चाहते हैं, उस डिवीजन के हेड रहेंगे। तो उस डिवीजन के हेड थे, आप जिस प्रोफेसर के अंदर काम करना चाहते हैं वो प्रोफेसर रहेंगे। और उसके अलावा एक दूसरे किसी डिवीजन से जो रिलेटेड डिवीजन हो, और और जिस डिवीजन में आप काम करना चाह रहे हैं उस डिवीजन से, तो और गेस्ट जज होंगे, जज उनको बोल सकते हैं, जो सारे मिलकर के आपके नॉलेज को देखेंगे। मेनली उनका, भारत में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में था इनफैक्ट, और भारत में जो इंटरव्यू होता है वो यहाँ के इंटरव्यू से थोड़ा अलग होता है। अब भारत में मैं अगर पीएचडी के लिए जाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मैग्नोनिक्स पे काम करना चाहता हूँ, दे डोंट, ओके ठीक है, आप मैग्नोनिक्स पे काम करना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। आप मैग्नोनिक्स पे काम करना चाहते हैं, वो मायने नहीं रखता है, वो आपसे न्यूक्लियर से भी पूछेंगे, वो आपको कहीं से भी पूछेंगे। यहाँ थोड़ा अलग है कि दे जस्ट डोंट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर कैपेबिलिटी, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर एंथुसिज्म, कि आप इस पे काम करने के लायक हैं या नहीं, और आप स्किल को लेकर के आपके अंदर कितना उत्साह है, इसको ध्यान में। तो यहाँ नॉलेज टेस्ट नहीं होता इंटरव्यू में, यहाँ आपकी क्षमता को सिर्फ देखा जाता है। और आप कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर मैंने उनको पेपर सबमिट्स कर दिए। फिर उन्होंने विद इन 10 डेज उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट भेजा, जिसमें मेरी सैलरी वगैरह लिखी हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैं साइन करके इसको वापस उनको पोस्ट करूं। और जब मैंने पोस्ट कर दिया, तो फिर वीजा के लिए मुझे जिन सारी चीजों की कागजों की जरूरत थी, उन्होंने मुझे मेल कर दिया, और फिर मैं यहाँ अप्लाई किया और आ गया यहाँ पे। तो लगभग मुझे 6 महीने लगे इसमें। जबरदस्त। अरे सोनू जी, ये बताएं, जब आपको कंफर्मेशन के लिए मेल आई उस टाइम आपकी क्या तासुरात थे, घर वालों के क्या तासुरात थे, और यकीनन आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो उन्होंने क्या तासुरात थे? जी, मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे पढ़ने के लिए वहाँ जाना है। तो मेरे
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन घर वालों में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था। दादाजी मेरे बहुत खुश थे, लेकिन मेरे मम्मी-पापा खुश नहीं थे। वो उनको इस तरह की समझ है कि मैं अकेला भाई हूँ, तो मेरा जाना सही नहीं रहेगा, और कुछ और भी कंसर्न्स आ जाते हैं, जैसे उनके कोई जानने वाले का लड़का कहीं यूएसए में है और कितनी भी परेशानी हो जाती है, वो नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह की बातें उन लोगों के दिमाग में थी, तो पेरेंट्स खुश भी थे और नहीं भी खुश थे, मिक्स्ड रिएक्शन था। दादाजी मेरे बहुत खुश थे और पर्सनली मैं बहुत खुश था इनफैक्ट। अच्छा, जब बिहार से आप यहाँ पर जर्मन पहुँचे यूरोप में, तो उस टाइम फिर आपने माहौल यकीनन चेंज देखा होगा। फिर यहाँ पहुँचकर आपने क्या महसूस किया? जी, मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि मैं बिहार के से बाहर किसी बड़ी जगह पे रहा भी नहीं। मैं एक बार से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अ, छात्र संघ है, नेशनल एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, मैं उसका यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था अपने बिहार के एक छोटे से शहर में, दरभंगा में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। तो मैं उस एनएसयूआई की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आया हुआ था, चुनाव छात्र संघ चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए। तो मेरा दिल्ली में रहने का एक वही एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मैं किसी भी बड़े शहर में ना कभी रहा था भारत के भी। मैं छोटे से गाँव में रहने वाला लड़का सीधे वहाँ से यूरोप के एक शहर में आ जाता है, मेगा सिटी में आ जाता है। तो दैट वाज़ रियली अ कल्चरल शॉक। भीड़ नहीं होती है यूरोप के एयरपोर्ट पे जितना कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे भीड़ होती है। मैं वाया मॉस्को होते हुए आया था, तो मुझे भीड़ नहीं दिखा। उसके बाद कल्चरल शॉक मुझे इस तरीके से लगा कि मुझे लगा कि सच में यूरोप क्यों बेहतर है और लोग कितने सिविलाइज्ड हैं यहाँ। मैं भारत में रहता हूँ और भारत में भी ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होते हैं, लेकिन आप जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं देखता हूँ कि किसी भी पैदल चलने वालों के लिए कोई गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग देख कर के रुक जाए। लेकिन आप यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगल में खड़े भी रहेंगे और कोई कितनी भी स्पीड से कार जा रही है, वो आपको देख कर के रोकेगी और आपको इशारा करेगी कि पहले आप क्रॉस करें। एक और बिल्कुल। वाकया मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिटी सेंटर पे था यहाँ पे और मैंने एक चॉकलेट लिए, मैंने फाड़ा, मुँह में डाले और मुझे याद नहीं रहा मैं कहाँ आया हुआ था, मेरे रैपर ठीक थे पीछे। और फिर मुझे याद है, अरे यहाँ तो ये सब सही बात नहीं है, रैपर फेंक देना, डस्टबिन में डालना चाहिए। तो मैं पीछे मुड़ा तो मैंने एक लेडी को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। उनका एज नियरली 60 तो रहा होगा, 60 से ज़्यादा रहा होगा। उन्होंने रैपर उठाया, मेरे से पूछा भी नहीं कि तुमने ऐसे क्यों फेंका है या नहीं फेंका है, और फिर वो उठा कर के डस्टबिन में डाल दी, बिना कुछ बोले मुझे। मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। दैट वाज़ बिल्कुल। मुझे आत्मग्लानि हुई उस टाइम पे, बहुत बुरा लगा ये देख कर के। तो ये मेरा कल्चरल शॉक है, भारत में ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पे होता है, जहाँ सिविल सोसाइटीज़ होती है, अच्छी सोसाइटीज़ होती है, अच्छा नेबरहुड होता है, वहाँ होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये अंतर है। एक और बड़ी अंतर मैं आपको, शायद मुझे ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया हुआ था, तो मैं किसी को नहीं जानता था और मेरा एक बैग मॉस्को में मिस हो गया था। मतलब उन्होंने फ्लाइट जब मेरा मॉस्को में 1 घंटे का लेओवर था, तो उन्होंने जब फ्लाइट चेंज किया हो, तो उन्होंने मेरा एक बैग रखना भूल गए थे, तो मेरा एक ही बैग मुझे मिला यहाँ। जिस जो बैग मेरा मिस हो गया था, उसमें मेरा जैकेट वगैरह था। उस टाइम पे दिसंबर नवंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। सर्दी थी। जी, बहुत ज़्यादा -3 डिग्री करीब और सब उस टाइम पे टेम्परेचर थे। तो और मैं अनंत था, मुझे वहाँ से आना भी था और मुझे पता नहीं था कि कैसे आ जाता है। यहाँ ट्राम्स चलती हैं, सब कुछ अलग है। यहाँ पे लोग दाईं तरफ से चलते हैं, हमारे यहाँ बाईं तरफ से चलते हैं। पाकिस्तान में भी शायद बाईं तरफ से ही चलते हैं, जब कोई जी पैदल जी। जाए बाईं तरफ से, हमारे बाएं भारत में तरफ। भी, लेकिन यहाँ दाईं तरफ से। यहाँ पे जो ड्राइवर्स कार वगैरह में जो ड्राइविंग सीट होती है, वो बाईं तरफ होती है। हमारे यहाँ ड्राइविंग सीट हमेशा दाईं तरफ होती है। बिल्कुल। थोड़ी-सी परेशानी मुझे हो रही थी, तो मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? लैंग्वेज बैरियर थी, क्योंकि सब कुछ अधिकतर वहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिख कर के पोलिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बस कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ट्राम कहाँ से मिलेगी या कहाँ है। तो वहाँ पे मैंने एक लेडी से पूछा कि मुझे यहाँ से पोज़दान जाना है, क्योंकि उस शहर से मेरा शहर 4 घंटे की दूरी पे है। आई हैव टू, वो अंग्रेज़ी बोलती थी, उन्होंने कहा यस आई डू स्पीक इंग्लिश। मैंने उनको कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और मुझे कोई आइडिया है नहीं, मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया है।
उनको सारी जानकारी नहीं थी, बगल में एक और महिला थी, उन्होंने उनसे पूछा। फिर वो मेरे साथ आई वहाँ के सेंट्रल स्टेशन पे। उन्होंने मेरे बदले टिकट खरीदा, पैसा मैंने ही पे किया, मेरा कार्ड काम कर रहा था फॉर्चुनेटली। उन्होंने मेरे बदले टिकट खरीदा मेरे लिए, उन्होंने जैकेट ढूँढने के लिए लगभग 1 घंटा टाइम उन्होंने पूरे वासा स्टेशन पे घूमी वो मेरे साथ। फिर मुझे भूख लगी हुई थी, तो जिस टाइम पे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन ढूँढने में कभी-कभी थोड़ा टाइम लग जाता है वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे। तो जब मैं पे कर रहा था उस टाइम पे मेरा कार्ड पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था, बाद में भी काम किया, पहले भी काम किया हुआ था, अब मेरा कार्ड काम ही नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे बिना बताए उन्होंने मेरा खाने का पे किया, वो मेरे लिए पानी ला कर के दी, और फाइनली जब मैं आ रहा था तो 500 इंडियन रुपी, नियरली 1000 पाकिस्तानी रुपए उन्होंने मेरे हाथ में दिए कि तुम्हारा कार्ड नहीं काम करेगा तो तुम क्या करोगे वहाँ से। So that is amazing experience for me. I'm still in contact with her and I really respect her a lot. तो एक लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मेरी इस तरह से मदद की। ऐसे लोग बहुत आसानी से बहुत आपको से यहाँ हैं, पे बहुत मिल से जाते हैं, जो बिल्कुल। भारत में या पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन इस तरह कम से इस बड़ी संख्या में कम नहीं होते हैं, बहुत कम कम। होते हैं। अच्छा सुनो जी, ये बताएं कि आपका फिजिक्स में क्यों इंटरेस्ट है, और या बचपन से था, जैसे हम 9th 10th में पढ़ते हैं उस हवाले से ही आपका था, या फिर बाद में हुआ? फिजिक्स क्यों आपने सब सब्जेक्ट चुना? जी इसका एक है कि जब मैं 9वीं में पढ़ता था 9th में, तो हम्म, भारत में एक बहुत बड़े स्तर पे एक साइंटिफिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस। ये पहले आपके स्कूल लेवल पे आप पास करेंगे, फिर आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पास करेंगे तो स्टेट लेवल पे जाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे पास करेंगे तो नेशनल लेवल पे जाएंगे। अगर नेशनल लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप इंडियन साइंस कांग्रेस में जाएंगे, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू किया था शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था और वो उस कार्यक्रम में हर साल आते थे, और उस कार्यक्रम की इतनी महत्वपूर्णता हुआ करती थी कि राष्ट्रपति भी आती थी। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस टाइम पे राष्ट्रपति थी 2009 में, 9 की बात कर रहा हूँ, 11 साल हो गए। वो आई हुई थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए हुए थे, लोगों से पर्सनली साथ में बैठ करके चाय पीने का मौका मिला सारे ग्रुप्स में जाकर के। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में ये हुआ था, अहमदाबाद में। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। तो साइंस सिटी में उनके साथ भी हम लोगों ने साथ में बैठ कर के बातचीत किया और चाय भी पी साथ में। तो वहां से साइंस को लेकर के मेरा बहुत अच्छा मतलब कि इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा हो गया कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट साइंस, क्योंकि वहां पे जाने के बाद फिर मैं नेशनल लेवल तक क्वालिफाई किया हुआ था। और फिर वहां जाने के बाद दिमाग को बहुत साइंटिफिक कर दिया गया, मुझे लगा कि ये 1.5 महीने का जो सब कुछ इतना वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए हैं, उसने मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कर दिया कि, और उसमें बहुत सारे विदेश से, जर्मनी से, साउथ कोरिया से, जापान से, चाइना से भी डेलीगेट्स और स्टूडेंट्स आए हुए थे, फिलीपींस से। तो उसने मेरे दिमाग को कि साइंस इज एवरीथिंग, यू कैन आस्क व्हाट, हाउ, whom, like this one question only in the science, not anywhere else. फिर मैंने उसके बाद एक और प्रोजेक्ट पे कहा, वो मेरा प्रोजेक्ट मेनली था, वो बटनी बटनी पे था। प्रोजेक्ट था कि डिजीज इन सीसम ट्री, सीसम के पेड़ को तो आप लोग जानते होंगे, शायद पाकिस्तान में भी हम्म, सीसम होते होंगे, सीसो जनरली बोलते हैं, और जी जी। डलबर्जिया से बॉटनिकल नेम है। मैंने उस पे काम किया हुआ था, डिजीज इन सीसम ट्री, कॉजेज एंड रेमेडीज, कारण और उसका निदान, मैंने इस पे काम किया हुआ था। लेकिन फिर मैं 11th में जाकर के एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे था, और मैं उस पे काम कर रहा था कि अ, एक फ्यूललेस जनरेटर का कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा जनरेटर जिसमें फ्यूल ना लगे। तो हम्म, वहां से फिर इंटरेस्ट मेरा, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक्स मैग्नेटिक्स पे मेरा बढ़ गया, तो मैंने बीएससी किया फिजिक्स से, फिर मैंने एमएससी किया फिजिक्स से। और फिर मैं यहाँ पे, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था मैग्नेटिक्स में, मैं और ज्यादा पढ़ना चाह रहा था, तो फिलहाल मैं मैग्नेटिक्स पे ही काम कर रहा हूँ, स्पिन वेव और मैग्नेटिक क्रिस्टल पे। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट लगभग, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट जब मैं 12वीं में पढ़ता था तब आया, 11th में पढ़ता था 11वीं में तब आया। साइंस को लेकर के जब मैं हाई स्कूल में था उसी टाइम पे मुझे साइंस को लेकर के बहुत अच्छा था, और जबरदस्त। मेरा रिजल्ट भी अच्छा आते गया साइंस में। एक ये होता है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा, पेरेंट्स भी, एक तो साइंस को, पेरेंट्स यहाँ हमारे यहाँ साइंस और मैथ को अच्छा माना जाता है
क्या पढ़ रहे हो साइंस, ओ यू आर गुड स्टूडेंट, यहाँ की आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आप साइंस पढ़ते हैं। ये स्टेरियोटाइप है, डोंट बिलीव इन सच थिंग, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आप साइंस पढ़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट है तो कॉमर्स, और एवरेज से भी नीचे है तो आप आर्ट्स पढ़ते हैं, इस तरह का माना जाता है। मेरा ऐसा था कि मेरा साइंस में रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था और मैथ्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। और फिर मेरा इंटरेस्ट भी आते गया, मैं फिजिक्स में 12वीं में बहुत अच्छा मार्क्स लाया हुआ था, तो फिर मैंने ऑनर्स फिजिक्स से किया और फिर मैं मास्टर्स किया, और भगवान की कृपा है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। जबरदस्त। अच्छा सोनू जी, आप पीएचडी करने के बाद फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? आखिरी ये मेरा सवाल है, ये इसका जवाब दें आप। ये सवाल तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में है और मैं रिसर्च लेकर के आगे बढ़ना चाहूंगा। और नाउ अभी के लिए मैं मैग्नोनिक्स पे काम कर रहा हूँ, और मैग्नोनिक्स को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स है मेरे दिमाग में। जो मेरे प्रोजेक्ट क्लियर होते होते बहुत सारी चीजें साफ होगी, तो हो सकता है कि मुझे कुछ और आइडिया मिले, कुछ और नया करने का। तो अभी तो मेरा ध्यान इस तरीके से है कि सिर्फ रिसर्च पे है। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ रिसर्च पे है तो एक करियर सबसे आसान और सब वो रहता है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, आप पीएचडी के बाद का रिसर्च कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। तो आई थिंक कि उसी तरीके से मुझे भी लिया जाए, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। अच्छा, आखिर में 1 मिनट का आप मैसेज कौन सा देना चाहेंगे जो नाज़रीन अभी देख रहे हैं लेकिन बाद में भी देखेंगे? मैसेज, मैं एक एग्जांपल उनको दूंगा कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहने वाले और बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मेरा एक सपना था, आप बिना रुके, बिना थके और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप किसी भी बड़े से बड़े सपने पे काम करेंगे तो वो मुश्किल नहीं होती है, और सारी कठिनाई, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आपको दूर से दिखेगी। जब मैं सोच रहा था तो इतनी बड़ी कि ओह नहीं मेरे से नहीं होगा, बहुत बार ऐसा लगा, लेकिन मैंने उसको मैं करते गया और समय आते आते सारी कठिनाई समाप्त होते चली गई, और मैं यहाँ तक, और यहाँ से भी इससे ज्यादा ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन इतने दिनों में मैं एकदम वो हो गया हूँ कि ठीक है कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अब उसको लेना ही नहीं है कि परेशानी, समय आते आते वो काम करते रहेंगे और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मैसेज यही है कि लक्ष्य निर्धारित करें और बिना रुके चलते रहें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप उस पे मन से काम करेंगे और वो पूरा नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया सोनू कुमार साहब। आप बेसिकली बिहार इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस वक्त आप यूरोप में रह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा, उसने आपसे कुछ ना कुछ सीखा होगा, जानकारी हासिल की होगी। हम मज़ीद भी आपसे किसी टाइम गुफ्तगू करेंगे। आपके पास बहुत जानकारी है लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड थोड़ा 30 मिनट होता है, तो इस हवाले से मुख्तसर में भी आपने बहुत अच्छी बातें कही। जी नाज़रीन, आपने देखा सोनू कुमार ने अपने ख्यालों का इज़हार किया। मैं एक मरतबा फिर सोनू कुमार का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने टाइम दिया। माय रमेश कुमार प्लेजर। बीएम को दीजिएगा इजाज़त। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।